तो कैसे हो दोस्तों। हम पढ़ रहे हैं 12th क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 9 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड उप सहसंयोजक यौगिक। दोस्तों पिछली क्लास में हमने संकुल यौगिकों में ज्यामितीय समावयवता पढ़ ली थी और आज हम पढ़ेंगे एक छोटा सा टॉपिक है संकुल यौगिकों में प्रकाशिक समावयवता। तो संकुल यौगिकों में हम पढ़ने वाले हैं प्रकाशिक समावयवता। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक बार थोड़ा सा मैं आपको लर्न करा देता हूँ, पिछली बातें याद दिला देता हूँ। हम संकुल यौगिकों में समावयवता पढ़ रहे थे। संकुल यौगिक दोस्तों दो प्रकार की समावयवता प्रदर्शित करते हैं, एक तो संरचनात्मक और एक त्रिविम। संरचनात्मक समावयवता 5 प्रकार की है जो हमने पढ़ी है। फिर त्रिविम समावयवता 2 प्रकार की है, एक ज्यामितीय और एक प्रकाशिक। हम ज्यामितीय समावयवता पढ़ चुके हैं और प्रकाशिक समावयवता पढ़ रहे हैं। ठीक है, देखो मैं ब्लैक बोर्ड पर इसको समझाता हूँ। 2 संकुल यौगिक बना रहा हूँ। एक संकुल यौगिक मान लो मैंने ये बनाया MABC और D। ठीक है, ये एक संकुल यौगिक है, चतुष्फल की इसकी आकृति है। और एक दूसरा संकुल यौगिक मैंने इधर बनाया दूसरा संकुल यौगिक मैंने इधर बनाया और इनको दोनों को ढंग से देखो ADC और B। ये दोनों संकुल यौगिक जो हैं ये दोनों ढंग से देखो आप एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब हैं। नहीं है, दर्पण प्रतिबिंब जानते हो, जैसे मेरा ये हाथ है, ये दिख रहा है और ये इसका दर्पण प्रतिबिंब है। मैं अगर बीच में शीशा लगा दूं तो इस हाथ का ऐसा प्रतिबिंब दिखेगा। सही है, तो ये दोनों एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब हैं। समझ गए? नहीं आई मेरी बात समझ में? ये बीच में शीशा, दर्पण और ये बन गया, तो ये एक दूसरे के दोनों के दर्पण प्रतिबिंब हैं। ये दोनों एक दूसरे के, और ऐसा ही ये है, ये दोनों भी एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब हैं। देख लो, इधर का D दर्पण में इधर दिखेगा, इधर B लास्ट में है तो दर्पण में उधर को लास्ट दिखेगा, है ना। दोनों एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब हैं। एक दूसरे को अध्यारोपित भी नहीं करते हैं। अध्यारोपित मतलब एक दूसरे को ढकते नहीं हैं। मैं इसको इसके ऊपर उठा के रखूं तो ये उठा के रखना है ऐसे कि ऐसे ही, घुमाना फिराना नहीं है। मैं इसको ऐसे कि ऐसे इसके ऊपर रखूं तो क्या ये इसको ढक लेगा? नीचे वाले को नहीं ढकेगा। क्यों? क्योंकि इसकी सीट जो है ये दिखेगा। देखो ऐसे रखो तो चलो मान लो ये तो इसको ढक लेगा, D तो B को, पर ये C तो दिखेगा ना। तो ये दोनों संकुल यौगिक एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब हैं, एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होते हैं, मतलब एक दूसरे को ढकते नहीं हैं। अच्छा, इनसे जब हम समतल ध्रुवित प्रकाश गुजारते हैं, इन दोनों से समतल ध्रुवित प्रकाश क्या है? ऐसा प्रकाश जिसमें सभी कण एक ही दिशा में कंपन करें। ठीक है, मान लो इस प्रकार में प्रकाश में ये सभी कण जो हैं ये सब ऐसे कंपन कर रहे हैं। ऐसा प्रकाश जिसमें सभी कण एक ही दिशा में कंपन करें। सही है, ये समतल ध्रुवित प्रकाश है। इसमें सभी कण जो हैं ऐसे कंपन कर रहे हैं, मतलब इस तल में कंपन कर रहे हैं। जब समतल ध्रुवित प्रकाश को आप इससे गुजारते हो या इसके विलयन से गुजारते हो तो ये समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को मान लो क्लॉकवाइज घुमा देता है। मतलब पहले कण ऐसे कंपन कर रहे थे और बाद में कण ऐसे कंपन करने लग गए। तो समतल ध्रुवित प्रकाश के कणों का कंपन तल वो घूम गया है। किधर घूम गया है? पहले वो कंपन तल ऐसे था, वो ऐसे घूम गया है, मतलब इसने क्लॉकवाइज घुमा दिया है। मतलब समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को पहले ऐसे था, क्लॉकवाइज घुमा दिया है इसने। ये क्लॉकवाइज घुमाएगा तो ये घुमाएगा एंटी क्लॉकवाइज। सिंपल भाषा में कहूँ, जो ये दोनों हैं ये समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को, समतल ध्रुवित प्रकाश का तल आपको दिख ही रहा होगा, एक दूसरे के विपरीत घुमाते हैं। मतलब एक क्लॉकवाइज घुमाएगा घड़ी की सुई की दिशा में तो एक घुमाएगा एंटी क्लॉकवाइज। ऐसे संकुल यौगिक कहलाते हैं प्रकाशिक समावयव। तो मैंने 3 बात कही, आपने ढंग से पकड़ी हो तो
वे संकुल यौगिक जो एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब हों, देख लो दोनों को, एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं हों, देख लो दोनों एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं हो रहे हैं, वह समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को एक दूसरे के विपरीत घुमाते हों। अब ये तो हम प्रैक्टिकली चेक कर सकते हैं भाई, ठीक है, ये समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को किधर घुमा रहे हैं। इसके लिए एक उपकरण आता है पोलैरियोमीटर, ध्रुवणमापी, वो हमें बता सकता है कि ये समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को क्लॉकवाइज घुमा रहा है या एंटी। पर ये बात फिक्स है, अगर कोई दो यौगिक हुए संकुल यौगिक, दोनों एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब हैं, दोनों एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होते हैं, तो वे दोनों समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को भी दोस्तों एक दूसरे के विपरीत घुमाते हैं। तो आपको तो मेन दो चीज याद रखनी है, दो संकुल यौगिक दे रखे हों और दोनों एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब हों और एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं हों, तो वे प्रकाशिक समावयव हैं। और ये बात भी सही है कि वे समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को एक दूसरे के विपरीत घुमाएंगे। तो हम लिख सकते हैं इस बात को, देखो और समझ में आएगी आपके अभी। तो हम लिख सकते हैं कि प्रकाशिक समावयवता क्या होती है। तो अब इसकी डेफिनेशन हम दे सकते हैं, वे संकुल यौगिक जो एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब हों, एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब हों, कॉमा एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं हों, एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं हों। ये दोनों बात याद रखें, ये दोनों मेन बातें हैं। वे संकुल यौगिक जो एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब हों और एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं हों, तथा मैंने एक बात और कही, वे दोनों यौगिक समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को एक दूसरे के किधर घुमाते हैं, विपरीत, तथा समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को एक दूसरे के विपरीत घुमाते हों, मतलब एक क्लॉकवाइज घुमाता हो और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, एक दूसरे के विपरीत घुमाते हों, कॉमा। तो मेन तो दो याद रखना, संकुल यौगिक दे रखे हों, वे एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब हों और एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं हों। तीसरी बात जो है वो हम प्रैक्टिकली चेक कर सकते हैं कि वे समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को किस दिशा में घुमा रहे हैं। पर यह फैक्ट है कि वे एक दूसरे के विपरीत दिशा में घुमाएंगे, घुमाते हों, प्रकाशिक समावयव कहलाते हैं। परिभाषा याद कर लो, खूब ढंग से याद हो गई होगी। वे संकुल यौगिक जो एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब हों, एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं हों, वह समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को एक दूसरे के विपरीत घुमाते हों, प्रकाशिक समावयव कहलाते हैं। तथा यह गुण प्रकाशिक समावयवता कहलाता है। वह यह गुण प्रकाशिक समावयवता कहलाता है। क्लियर? तो इस डेफिनेशन को नोट कर लो, वीडियो को पॉज करो और इसे नोट करो फटाफट। कर लिया नोट? अब बात को सुनो, हमें एक ही यौगिक में पढ़नी है, केवल छोटा सा टॉपिक है अपनी बुक में, अपने बुक के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं अपन। हमें केवल इस यौगिक में पढ़नी है प्रकाशिक समावयवता। कौन से में? MAA2B2। ध्यान करो, जब आपने ज्यामिति समावयवता पढ़ी थी तो उसमें लास्ट में ये एग्जाम्पल पढ़ा था। समन्वय संख्या 6 वाला ये एक संकुल यौगिक है जिसमें केंद्रीय धातु M है। ये AA उभय द्विदंतुक लिगेंड है 2
और बी, दोनों बी एक दंतुक लिगेंड है, तो ये एक समन्वय संख्या 6 वाला अष्टफलकीय यौगिक है। में पढ़नी है कौन सी समावयवता? प्रकाशिक समावयवता। अच्छा, लास्ट में आप ध्यान करो, इस प्रकार के यौगिक के ज्यामितीय समावयव कितने होते हैं। मैं प्रकाशिक समावयवता नहीं, मैं ज्यामितीय समावयवता की बात कर रहा हूँ। तो इस प्रकार के, लास्ट में पिछली वीडियो में बताया है, इस प्रकार के यौगिक के 2 ज्यामितीय समावयव होते हैं, समपक्ष और विपक्ष। एक में दोनों बी, मतलब दोनों समान लिगेंड बी 90 पर हों, वो समपक्ष, और एक में दोनों बी 180 पर हों, वो विपक्ष। तो हम लिख सकते हैं इस प्रकार के अष्टफलकीय यौगिक के, इस प्रकार के अष्टफलकीय यौगिक के इस प्रकार के अष्टफलकीय यौगिक के 2 ज्यामितीय समावयव, जो आप पहले पढ़ चुके हो, मैं प्रकाशिक समावयवता की तो अभी बात ही नहीं कर रहा हूं, 2 ज्यामितीय समावयव होते हैं। ठीक है, ठीक है। एक होता है समपक्ष समावयव और दूसरा होता है विपक्ष। ठीक है, जो समपक्ष समावयव है उसको बनाता हूं, मैंने बनाया M, ढंग से देखना, छह बंद बना दिए, है ना। यहाँ दोनों B बना देता हूँ 90 पर, और यहाँ AA जुड़ा हुआ है, और एक AA मतलब द्विदंतुक लिगेंड यहाँ जुड़ा हुआ है। तो ये बन गया आपके सामने कौन सा समावयव? समपक्ष समावयव। सही है, 2 समान लिगेंड B 90 के कोण पर है, और मैं एक इसका दर्पण प्रतिबिंब बनाता हूँ। ये M, बड़े ध्यान से देखो, एक इसका मैंने दर्पण प्रतिबिंब बनाया सामने, दोनों B इधर आएंगे, ये जो इधर हैं वो दर्पण में इधर दिखेंगे, ये दोनों A इधर दिखेंगे, ये दोनों A इधर दिखेंगे। तो ये बन गया इसका दर्पण प्रतिबिंब। ये दोनों यहाँ बीच में दर्पण लगा रहा हूँ मैं, ढंग से देख लो, ये लगा दिया मैंने क्या? दर्पण। ठीक है, अब ये दोनों ही हैं तो समपक्ष समावयव, ये भी, क्योंकि इसमें दोनों भी 90 पर हैं। अच्छा, ये दोनों जो हैं समपक्ष समावयव, इनको ढंग से देखो आप, ये दोनों एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब हैं, एक दूसरे पर अध्यारोपित भी नहीं होते हैं, एक दूसरे को ढकते नहीं हैं। ये है, यहाँ खाली जगह है ना, यहाँ इस बंद को कोई नहीं ढकने वाला, ये एक दूसरे पर अध्यारोपित भी नहीं होते हैं। तो ये दोनों जो हैं ये प्रकाशिक समावयव हैं। भाई ये दोनों एक दूसरे के, अभी थोड़ी देर पहले प्रकाशिक समावयवता के बारे में बताया था मैंने, बेसंकुल यौगिक जो एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब हों, हैं या नहीं है, एक दूसरे पर अध्यारोपित भी नहीं हो रहे हैं, और तीसरी बात तो अपने आप ऑटोमेटिक सही होगी, ये समतल ध्रुवित प्रकाश का तल को एक दूसरे के विपरीत भी घुमाते हैं, तो ये दोनों प्रकाशिक समावयव हैं। तो समपक्ष समावयव प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित करता। भाई देखो, ये यौगिक 2 तरह की संरचनाओं में मिलता है, एक समपक्ष वाली में और एक विपक्ष वाली में है, 2 तरह की ज्यामितियों में मिलता है, एक समपक्ष वाला होता है और एक विपक्ष वाला। अब इनमें से प्रकाशिक समावयवता कौन सा प्रदर्शित करता है? समपक्ष वाला। क्यों? क्योंकि यह अपने दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपित नहीं होता है। सही बात है ना भाई, ये एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब में और ये एक दूसरे पर अध्यारोपित भी नहीं हो रहे, तो हम कह सकते हैं समपक्ष समावयव, समपक्ष समावयव दिख रहा होगा, ये दोनों ही समपक्ष हैं, प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित करता है। समपक्ष समावयव प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित करता है।
समपक्ष वाला तो प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित करता है, कारण आपको पता ही है, क्योंकि यह अपने दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपित नहीं होता है। यह अपने दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपित नहीं होता है। ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं विपक्ष वाले की। विपक्ष वाला बनाता हूं, देखो नीचे बना रहा हूं एम, ये इससे मैंने बंडल जोड़ दिए 2 3 4 5 और 6 है। अब विपक्ष वाला बनाना है तो दोनों बी को यहां रख देता हूं। ये ए, ये A2, 2A समझ गए होंगे। तो 2A ए ये जुड़ गए। इसमें दोनों बीन के बीच में आप देख सकते हो कितने का कोण है, 180 का। तो ये विपक्ष समावयव है और ये अपने दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपित हो जाएगा। आप इसके सामने दर्पण लगाओ और इसका प्रतिबिंब बनाओ तो इसका प्रतिबिंब डिटो इसी तरह का ही बनेगा सामने। तो ये अपने दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपित हो जाएगा भाई। इसका दर्पण प्रतिबिंब बिल्कुल डिटो इसी तरह का ही बनेगा सामने दर्पण में। अब आप खुद ही बताओ ये प्रकाशिक समावयवता दर्शाएगा क्या? ये दोनों एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब हैं, पर दोनों एक दूसरे पर क्या हो जाते हैं, अध्यारोपित। तो अब बात को समझो, इस यौगिक के 2 ज्यामितीय समावयव हैं जिनमें से समपक्ष समावयव प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित करता है क्योंकि वो अपने दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपित नहीं होता है, जबकि विपक्ष समावयव जो है वो प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित नहीं करता है क्योंकि ये अपने दर्पण प्रतिबिंब पर क्या हो जाता है, अध्यारोपित। तो हम आज इस बात को लिख सकते हैं, विपक्ष समावयव प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित नहीं करता है। तो समपक्ष वाला करता है, विपक्ष वाला नहीं करता है, क्योंकि यह अपने दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपित हो जाता है, मतलब उसको ढक लेता है। तो आप समझ गए होंगे, इसमें कोई कठिन बात नहीं है। अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो बहुत इजीली आपके समझ में आ जाएगा। तो इसको नोट कर लो, प्रकाशिक समावयवता का केवल एक यही है अपने पास उदाहरण जो बुक के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। तो ये छोटी सी प्रकाशिक समावयवता कंप्लीट हो गई। तो इसको पहले नोट करो, फिर हम आगे बात करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट बात नोट करो। हाँ दोस्तों, अब इसके बाद हम पढ़ते हैं संयोजकता बंध सिद्धांत, एक बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट टॉपिक। ठीक है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण टॉपिक संयोजकता बंध सिद्धांत। तो ये टॉपिक तुमने 11th क्लास में भी पढ़ा था, पर जब ये 11th क्लास में आपने टॉपिक पढ़ा था तो वहाँ पढ़ा था ये सहसंयोजक यौगिकों में। अब ये पढ़ने वाले हो आप उप सहसंयोजक यौगिकों में। कौन सा सिद्धांत पढ़ रहे हो? संयोजकता बंध सिद्धांत। किन यौगिकों में पढ़ रहे हो? उप सहसंयोजक यौगिकों में या कह दूं संकुल यौगिकों में। तो एक वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन। ठीक है, तो हम पढ़ने वाले हैं संयोजकता बंध सिद्धांत। इंग्लिश में बोलते हैं बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। और शॉर्ट में बोलते हैं बीवीटी। संयोजकता बंध सिद्धांत, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, शॉर्ट में बोलते हैं बीवीटी। तो दोस्तों हम बीवीटी पढ़ने वाले हैं संकुल यौगिकों में। बात को बहुत ही ईमानदारी से समझदारी से समझना। पेपर में एक क्वेश्चन श्योर आता है, इसका भी एक क्वेश्चन IUPAC से आता है, एक क्वेश्चन इसमें से श्योर आता है,
बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में से, और एक क्वेश्चन समयावस्था से आ सकता है। ठीक है, तो IUPAC नामकरण से एक क्वेश्चन इसमें से कंफर्म आते हैं। अब ढंग से समझो। पहली बात ये आई, ये सिद्धांत दिया किसने? ये सिद्धांत दिया था लाइनस पॉलिंग नाम के वैज्ञानिक ने। ठीक है, किसने दिया? लाइनस पॉलिंग। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट सिद्धांत है। तो ये सिद्धांत लाइनस पॉलिंग नामक वैज्ञानिक ने दिया। दूसरी बात, ये सिद्धांत क्या सिखाता है? तो दोस्तों, ये सिद्धांत संकुल यौगिकों की आकृति, संकुल यौगिकों में केंद्रीय धातु का संकरण और साथ में संकुल यौगिकों के चुंबकीय गुणों की व्याख्या करता है। तो ये सिद्धांत 3 बातों की व्याख्या करता है, आप तो ढंग से समझ लो। 3 बातों को समझाता है। पहली बात, संकुल यौगिक की आकृति कैसी है, आकृति को समझाता है। संकुल यौगिक में जो केंद्रीय धातु होती है उसके संकरण को समझाता है, और साथ में संकुल यौगिक के चुंबकीय गुणों की व्याख्या करता है कि वो संकुल यौगिक अनुचुंबकीय है या प्रतिचुंबकीय है। तो 3 बात याद रखें। यह सिद्धांत संकुल यौगिक की आकृति, कॉमा केंद्रीय धातु का संकरण, ज्यादा बढ़िया कहूं केंद्रीय धातु आयन का संकरण, केंद्रीय धातु आयन का संकरण व संकुल यौगिक के चुंबकीय गुणों की व्याख्या करता है। तो यहां तक तो ये सिद्धांत आपके क्लियर होगा। क्लियर है यहां तक? किसने दिया ये सिद्धांत? लाइनस पॉलिंग ने। ये सिद्धांत क्या सिखाता है? संकुल यौगिक की आकृति को, केंद्रीय धातु आयन के संकरण को, और साथ में संकुल यौगिक के चुंबकीय गुणों की व्याख्या करता है। अच्छा, पेपर में क्वेश्चन आ जाए, कोई संकुल यौगिक आपको दे दे और कहे कि इसकी आकृति को समझाओ, तो आप इस सिद्धांत की हेल्प लोगे। या कहे कोई संकुल यौगिक दे दे आपको और उसमें कहे कि केंद्रीय धातु का संकरण बताओ, तो ये सिद्धांत की हेल्प लेनी है। या कोई संकुल यौगिक दे करके उसके चुंबकीय गुणों की आपसे व्याख्या करवाए, तो ये सिद्धांत की व्याख्या। मतलब इन तीनों चीजों में से कोई भी चीज पूछे, संकुल यौगिक की आकृति, केंद्रीय धातु का संकरण या चुंबकीय गुणों की व्याख्या, तो आपको संयोजकता बंध सिद्धांत की सहायता लेकर के उसको समझाना है। ठीक है। अच्छा, इस सिद्धांत के प्रमुख बिंदु निम्न हैं। तो इस सिद्धांत के मेन पॉइंट देखो आप। प्रमुख बिंदु निम्न हैं। ठीक है, सबसे पहला बिंदु। अब बिंदु देखिए, इस सिद्धांत के प्रमुख बिंदु कौन कौन से हैं। प्रथम बिंदु यह है, इस सिद्धांत के अनुसार जो केंद्रीय धातु है वो सर्वप्रथम, जैसे Fe है, केंद्रीय धातु मान लो Fe है, वो सर्वप्रथम इलेक्ट्रॉन त्याग कर, जैसे इसने मान लो 3 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए, केंद्रीय धातु आयन बनाती है। अब ये आयन बन गया, ये केंद्रीय धातु है और ये आयन। तो ये बात कर रहा है, ये सिद्धांत शुरू से, स्टार्टिंग से संकुल यौगिक के निर्माण को पूरे को समझा रहा है। इस सर्वप्रथम केंद्रीय धातु जो होती है वो इलेक्ट्रॉन त्याग कर केंद्रीय धातु आयन बनाती है। ठीक है। फिर ये केंद्रीय धातु आयन क्या करती है? खाली कक्षक उपलब्ध कराती है। किसको खाली कक्षक उपलब्ध कराती है? लिगेंडों को। लिगेंडों को
सीधी सी बात है, केंद्रीय धातु आयन से लिगेंड जुड़ेंगे। देखो आपको पता ही है समकुल यौगिक जो होता है उसमें जो केंद्रीय धातु आयन होते हैं, उस केंद्रीय धातु आयन से क्या जुड़ते हैं? लिगेंड। अब लिगेंड क्या बना करके जुड़ते हैं? उपसहसंयोजक बंध। तो केंद्रीय धातु जो आयन जो है वो लिगेंडों को खाली कक्षक उपलब्ध कराएगी। कारण क्योंकि लिगेंड जो होते हैं वो दाता परमाणु होते हैं। और उपसहसंयोजक बंध कैसे बनता है? जो केंद्रीय धातु आयन है उसका खाली कक्षक, क्योंकि ये ग्राही है, और लिगेंड का 2 इलेक्ट्रॉन युक्त कक्षक आपस में जुड़ेंगे, तब जाकर के बनेगा उपसहसंयोजक बंध। उपसहसंयोजक बंध ऐसे ही तो बनता है, दाता परमाणु का 2 इलेक्ट्रॉन युक्त कक्षक ग्राही परमाणु के रिक्त कक्षक से जुड़ता है। केंद्रीय धातु संकुल यौगिकों में ग्राही होती है क्योंकि इनकी ओर तीर के चिन्ह का शीर्ष होता है। तो जो केंद्रीय धातु आयन जो होता है ये संकुल यौगिकों को, ये लिगेंडों को खाली कक्षक उपलब्ध कराती है, ताकि लिगेंड उस खाली कक्षक के साथ उपसहसंयोजक बंध का क्या कर ले? निर्माण। तो मैंने 2 ही बात कही आपसे अब तक कि सर्वप्रथम केंद्रीय धातु इलेक्ट्रॉन त्याग कर केंद्रीय धातु आयन का निर्माण करती है। फिर निर्मित केंद्रीय धातु आयन लिगेंडों को उपसहसंयोजक बंध बनाने के लिए खाली कक्षक उपलब्ध कराती है। उन खाली कक्षकों में लिगेंड उपसहसंयोजक बंध बना लेते हैं। अच्छा, उपसहसंयोजक बंध निर्माण से पूर्व है जिन कक्षकों में उपसहसंयोजक बंध बनता है केंद्रीय धातु आयन के, जैसे मान लो ये 5 कक्षक हैं केंद्रीय धातु आयन के, इनमें उपसहसंयोजक बंध बन रहा है, तो ये कक्षक अपनी ऊर्जा और आकृति क्या कर लेंगे? समान है। भाई केंद्रीय धातु आयन लिगेंडों को खाली कक्षक उपलब्ध करा रही है, क्या बनाने के लिए? उपसहसंयोजक बंध। तो लिगेंडों के जिन केंद्रीय धातु आयन के जिन खाली कक्षकों में उपसहसंयोजक बंध बनने वाला है, वे खाली कक्षक बंध बनाने से पूर्व अपनी ऊर्जा को और अपनी आकृति को एक जैसा कर लेते हैं। ये घटना क्या कहलाती है? संकरण कहलाती है। मतलब उपसहसंयोजक बंध बनने से पूर्व केंद्रीय धातु आयन में संकरण होता है, केंद्रीय धातु आयन के खाली कक्षकों में संकरण होता है। संकरण उन कक्षकों में होता है जो बंध निर्माण करते हैं। केंद्रीय धातु आयन के खाली कक्षक लिगेंडों के साथ बंध निर्माण करते हैं, तो इन खाली कक्षकों में उपसहसंयोजक बंध बनने से पूर्व संकरण हो जाता है। सही है। तो अब तक 3 बात याद रखो, फिर आगे समझेंगे। पहली बात क्या कही? सर्वप्रथम केंद्रीय धातु इलेक्ट्रॉन त्याग करके केंद्रीय धातु आयन बनाती है। फिर दूसरी बात क्या कही? केंद्रीय धातु आयन खाली कक्षक उपलब्ध कराती है लिगेंडों को उपसहसंयोजक बंध बनाने के लिए। ठीक है। फिर तीसरी बात क्या कही? केंद्रीय धातु आयन के वे कक्षक जो उपसहसंयोजक बंध निर्माण करते हैं, उपसहसंयोजक बंध निर्माण से पूर्व अपनी ऊर्जा और आकृति समान कर लेते हैं। यह घटना संकरण कहलाती है। तो ये तीनों बात लिखते हैं, फिर आगे समझेंगे। ठीक है। तो ढंग से एक एक बात को समझो, इस सिद्धांत के प्रमुख बिंदुओं को ढंग से समझो। देखो यह सिद्धांत, इस सिद्धांत के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार सर्वप्रथम केंद्रीय धातु परमाणु बोल सकता हूं ना, शुरू में तो परमाणु होगा। सर्वप्रथम केंद्रीय धातु परमाणु इलेक्ट्रॉन त्याग कर केंद्रीय धातु आयन का निर्माण करता है। ठीक है। तो सर्वप्रथम केंद्रीय धातु परमाणु इलेक्ट्रॉन त्याग करके केंद्रीय धातु आयन का निर्माण करता है। फिर दूसरा बात, यह निर्मित केंद्रीय धातु आयन, यह निर्मित केंद्रीय धातु आयन उपसहसंयोजक बंध निर्माण के लिए उपसहसंयोजक बंध निर्माण के लिए
लिगेंडों को क्या उपलब्ध कराता है? रिक्त कक्षक। यह केंद्रीय धातु आयन उपसेचक बंध निर्माण के लिए लिगेंडों को रिक्त कक्षक उपलब्ध कराता है। लिगेंडों को रिक्त कक्षक उपलब्ध कराता है। क्लियर? तीसरी बात, ये केंद्रीय धातु आयन लिगेंडों को क्या उपलब्ध कराएगा? रिक्त कक्षक, खाली कक्षक उपलब्ध कराएगा। तीसरी बात, अब आगे सुनो। ठीक है यहाँ तक? फिर क्या कहा मैंने? हाँ, केंद्रीय धातु आयन के जिन कक्षकों में उपसहसंयोजक बंध निर्माण होता है, वे कक्षक उपसहसंयोजक बंध निर्माण से पूर्व अपनी ऊर्जा और आकृति समान कर लेते हैं। यह घटना संकरण कहलाती है। आगे लिख सकते हैं, केंद्रीय धातु आयन के जिन कक्षकों में उपसहसंयोजक बंध निर्माण होता है, उपसहसंयोजक बंध निर्माण होता है, कॉमा वे कक्षक बंध निर्माण से पूर्व अपनी ऊर्जा व आकृति समान कर लेते हैं। अपनी ऊर्जा भी एक जैसी कर लेते हैं और आकृति भी एक जैसी कर लेते हैं। कॉमा यह घटना क्या कहलाती है? संकरण कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ तक ये 3 पॉइंट बताए मैंने, ये क्लियर हो गए हों तो अब हम इसको आगे समझेंगे, है ना। पर उससे पहले आप वीडियो को पॉज करके इसे नोट करो, फिर आगे समझेंगे। कर लिया नोट? अब नेक्स्ट बात सुनिए। यहाँ तक आपने समझा, अब आगे समझो। ठीक है, जैसे ये है केंद्रीय धातु आयन, है ना। मान लो ये केंद्रीय धातु आयन है। इसके पास 2 तरह के डी कक्षक हैं। एक तो बाह्यतम कक्षा के डी कक्षक, एक उपांत्य कक्षा के डी कक्षक। डी कक्षक टोटल संख्या में 5 होते हैं। ये बाह्यतम कक्षा के डी है, ये उपांत्य कक्षा के डी हैं। सही है? अच्छा, यदि संकरण में उपांत्य कक्षा के डी कक्षक भाग लेते हैं, मतलब उपांत्य कक्षा के डी कक्षकों में यदि संकरण होता है तो निर्मित संकुल यौगिक कहलाता है आंतरिक संकुल यौगिक या निम्न चक्रण संकुल यौगिक। आंतरिक संकुल यौगिक या बोल सकते हैं निम्न चक्रण संकुल यौगिक। बात को दोबारा सुनो, मैंने क्या कहा? यदि केंद्रीय धातु आयन के उपांत्य कक्षा, उपांत मतलब बाहर से अंदर वाली, उपांत्य कक्षा के डी कक्षक संकरण में भाग लेते हैं, मतलब अपनी ऊर्जा और आकृति समान करते हैं, तो निर्मित जो संकुल यौगिक होगा, जो संकुल यौगिक बनेगा, वो कहलाएगा आंतरिक या निम्न चक्रण संकुल यौगिक। और दूसरी बात, यदि संकरण में बाह्यतम कक्षा के डी कक्षक भाग लेते हैं तो निर्मित संकुल यौगिक कहलाएगा बाह्य या उच्च चक्रण संकुल यौगिक। तो 2 बात कही मैंने, क्लियर कर रहे हो? तो इन दोनों बातों को भी लिख देते हैं। पॉइंट नंबर 4 आएगा। ढंग से एक बार इसको समझ लेना, पीछे मजा आएगा अगर इसको आपने ढंग से समझ लिया तो। एक बार थोड़ा सा हार्ड पड़ेगा एक बार समझने में, पर पीछे मजा आएगा आपको। तो चौथा पॉइंट,
यदि केंद्रीय धातु आयन के उपांतीय कक्षा के डी कक्षक संकरण में भाग लेते हैं, तो निर्मित संकुल यौगिक आंतरिक या निम्न चक्रण संकुल यौगिक कहलाता है। पूरा लिख लेना। यदि केंद्रीय धातु आयन के उपांत्य कक्षा के डी कक्षक संकरण में भाग लेते हैं तो निर्मित संकुल यौगिक आंतरिक या निम्न चक्रण संकुल यौगिक कहलाता है। ऐसे ही मैंने अभी बताया था, यदि केंद्रीय धातु आयन के बाह्य कक्षा के या बाह्यतम कक्षा के डी कक्षक संकरण में भाग लेते हैं, तो निर्मित संकुल यौगिक क्या कहलाएगा? बाह्य या उच्च चक्रण संकुल यौगिक कहलाता है। बाह्य या उच्च चक्रण संकुल यौगिक कहलाता है। ठीक है, एक बात और सुनो, निम्न या बाह्य चक्रण संकुल यौगिक कहलाता है। एक बात और सुनो मेरी, एक बात और सुनो। लिगेंड दो प्रकार के होते हैं दोस्तों, एक दुर्बल लिगेंड और एक प्रबल लिगेंड। एक एक बात बहुत ही कांटे की है, ढंग से सुन लेना। लिगेंड दो प्रकार के होते हैं, एक दुर्बल और एक प्रबल। ठीक है, जो मैंने लिख रहा हूं I माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, F माइनस, OH माइनस, ऑक्सीलेटो, H2O, ये सभी दुर्बल लिगेंड हैं। मैंने कहा लिगेंड दो प्रकार के होते हैं, और ब्लैक बोर्ड पे लिखे मैंने F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, हाइड्रोक्साइडो, ऑक्सीलेटो और H2O एक्वा, ये सभी दुर्बल लिगेंड हैं। केंद्रीय धातु आयन के साथ यदि दुर्बल लिगेंड जुड़ते हैं, दुर्बल लिगेंड उपसहसयोगी बंध बनाते हैं, तो केंद्रीय धातु आयन के इलेक्ट्रॉन युग्मित नहीं होते हैं। देखो दुर्बल लिगेंड क्या करता है, केंद्रीय धातु आयन के जो इलेक्ट्रॉन हैं उन्हें प्रतिकर्षित करता है। अगर लिगेंड दुर्बल है, केंद्रीय धातु आयन से लिगेंड उपसहसयोगी बंध बनाते हैं, उपसहसयोगी बंध बनाने वाले लिगेंड यदि दुर्बल है तो केंद्रीय धातु आयन के इलेक्ट्रॉन युग्मित नहीं होते हैं। सही है। और अगर लिगेंड प्रबल हैं, इनके अलावा कोई और लिगेंड आ जाए, NH3 आ जाए, Cn माइनस आ जाए, वे सभी प्रबल लिगेंड हैं। अगर केंद्रीय धातु आयन के साथ प्रबल लिगेंड जुड़ते हैं तो केंद्रीय धातु आयन के इलेक्ट्रॉन युग्मित हो जाते हैं, जोड़े में आ जाते हैं। तो एक बात और लिखी मैंने, पॉइंट नंबर 6, यदि केंद्रीय धातु आयन
से दुर्बल लिगेंड जुड़ते हैं, डायरेक्ट लिख देता हूँ, समझ जाओगे आप। जुड़ते हैं मतलब उपसहसक बंध बनाते हैं। दुर्बल लिगेंड जुड़ते हैं तो केंद्रीय धातु आयन के इलेक्ट्रॉन युग्मित नहीं होते हैं। आयन के इलेक्ट्रॉन युग्मित नहीं होते हैं। क्लियर? ये दुर्बल लिगेंड लिख देता हूं मैं, कौन कौन से हैं। दुर्बल लिगेंड, ठीक है, मैं लिख रहा हूं I माइनस, Br माइनस, Cl माइनस, F माइनस, OH माइनस, OX माइनस 2 ऑक्सीलेटर H2O। ये दुर्बल लिगेंड है भाई। I माइनस, Br माइनस, Cl माइनस, F माइनस, OH माइनस, ऑक्सीलेटो और एक्वा। अगर इनमें से कोई लिगेंड, इनमें ये लिगेंड जुड़ते हैं मान लो केंद्रीय धातु आयन से, तो केंद्रीय धातु आयन के इलेक्ट्रॉन युग्मित नहीं होते हैं, जोड़े में नहीं आते हैं। और इनके अलावा कोई और लिगेंड आ गया तो वो कैसा लिगेंड होगा? प्रबल। यदि केंद्रीय धातु आयन से प्रबल लिगेंड जुड़ते हैं तो केंद्रीय धातु आयन के इलेक्ट्रॉन युग्मित हो जाते हैं। युग्मित मतलब जोड़े में आ जाते हैं। क्लियर? अच्छा, एक ये चुंबकीय गुणों की बात और करता है। यदि केंद्रीय धातु, यदि संकुल यौगिक में केंद्रीय धातु आयन के पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं, अयुग्मित मतलब कक्षक में अकेले, तो वह कैसा होगा? अणुचुंबकीय। पिछले चैप्टर में भी बताया था मैंने, जब हमने चैप्टर पहले इससे पहले पढ़ा था, ध्यान करो, डी एंड एफ ब्लॉक, उसमें भी कहा था। हम लिख सकते हैं यदि संकुल यौगिक में केंद्रीय धातु आयन के पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित मतलब कक्षक में अकेले, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं, तो वह यौगिक कैसा होगा? अणुचुंबकीय। मैंने कहा था ना, ये चुंबकीय गुणों की भी व्याख्या करता है। तो वह यौगिक अणुचुंबकीय होगा या अणुचुंबकीय होता है। इसी तरह से हम लिख सकते हैं यदि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वह कैसा होगा? प्रतिचुंबकीय। यदि संकुल यौगिक में, देखो थ्योरी तो बहुत बड़ी है पर एक बार समझ लो इसको, फिर आनंद आएगा आपको। रटो नहीं, इसको याद मत करो, समझो केवल। यदि संकुल यौगिक में केंद्रीय धातु आयन के पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो वह संकुल यौगिक या वह यौगिक कैसा होता है? प्रतिचुंबकीय होता है। ठीक है, और एक लास्ट पॉइंट और देख लो, नंबर 10। केंद्रीय धातु आयन का संकरण हम ज्ञात कर सकते हैं। वो कैसे ज्ञात करेंगे वो भी सिखाऊंगा मैं आपको।
केंद्रीय धातु आयन का संकरण पता अगर आपको लग जाए तो आप संकुल यौगिक की आकृति भी समझा सकते हैं। मतलब हम कह सकते हैं केंद्रीय धातु आयन के संकरण के आधार पर हमको केंद्रीय धातु आयन का संकरण पता लग जाएगा, तो केंद्रीय धातु आयन के संकरण के आधार पर संकुल यौगिक की आकृति पता लगा सकते हैं, कि आकृति बता सकते हैं कि संकुल यौगिक की आकृति कैसी होगी। अरे संकरण से आकृति पता लग जाती है भाई। अगर आपको केंद्रीय धातु आयन का जब संकरण पता लग जाएगा तो आप संकुल यौगिक की आकृति भी बता दोगे। अगर संकरण निकला, ये तीनों याद रखना, sp3, तो आकृति होगी चतुष्फल की है, ज़्यादा नहीं, ये तीनों याद रखो। अगर संकरण sp3 आया तो आकृति कैसी होगी? चतुष्फल की है। संकरण अगर dsp2 आया तो आकृति होगी वर्गाकार समतलीय। अगर केंद्रीय धातु का संकरण dsp2 आया तो संकुल यौगिक की आकृति होगी वर्गाकार समतलीय। और अगर केंद्रीय धातु का संकरण d2sp3 या sp3d2 आया, केंद्रीय धातु का संकरण क्या आया? d2sp3 या sp3d2, तो आकृति होगी अष्टफल की है। लड़के इसको ढंग से नहीं समझते हैं, सिद्धांत को फिर गलती करते हैं। तो तीन बात कही मैंने। अगर केंद्रीय धातु आयन का संकरण sp3 आया, मेरी बातों को ढंग से क्लियर समझ लेना। यदि केंद्रीय धातु आयन का संकरण sp3 आया तो संकुल यौगिक की आकृति चतुष्फल की होगी। केंद्रीय धातु आयन का संकरण अगर dsp2 आया तो आकृति वर्गाकार समतलीय। अगर केंद्रीय धातु आयन का संकरण d2sp3 या sp3d2 आए तो आकृति अष्टफल की है, जिसको हम वर्गाकार द्विपिरामिडीय भी कहते हैं। तो यहाँ ये हमारी थ्योरी कंप्लीट हुई है। अभी इसका यूज कैसा होता है संयोजकता बंध सिद्धांत का, वो हमें देखना है। पहले इस थ्योरी को कंप्लीट, यहाँ तक आप वीडियो को पॉज करके इसे फटाफट नोट कर लो। हाँ दोस्तों, ये आपने नोट कर लिया। अब मैं दिखाता हूँ, आपको समझाता हूँ कि पेपर में क्वेश्चन कैसा आता है और उसका आंसर आपको कैसे लिखना है। देखो इधर पेपर में कैसे आता है और हमें कैसे करना है, ठीक है। जैसे पेपर में आया क्वेश्चन, मैं इसको एग्जाम्पल के रूप में बताता हूँ। नंबर 1 पेपर में आया FeH2O का होल 6 और आवेश लगा दिया +2। ये एक संकुल यौगिक है, संकुल आयन है, ठीक है। और कहे कि व्याख्या करनी है आपको, तो पेपर में क्वेश्चन ऐसे आता है। क्वेश्चन कई तरह से आ सकता है। ये संकुल यौगिक दे देगा, कहेगा कि इसकी संयोजकता बंध सिद्धांत के आधार पर व्याख्या कीजिए, ऐसे आ सकता है। या क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, ये दे देगा और कहेगा इसकी आकृति है, इसमें केंद्रीय धातु का संकरण व चुंबकीय गुणों की व्याख्या कीजिए। तीनों में से कोई भी बात पूछे, आपको संयोजकता बंध सिद्धांत से समझाना है। कैसे समझाओगे? अब इसको समझो, आप ढंग से समझो, बेहतरीन तरीके से समझो। मैंने क्या कहा था जब मैंने संयोजकता बंध सिद्धांत के प्रमुख बिंदु बताए थे, तो आपसे कहा था सर्वप्रथम जो केंद्रीय धातु परमाणु हैं, केंद्रीय धातु परमाणु दोस्तों है कौन सा? Fe है। इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? ये पिछले चैप्टर में बताया गया है 26। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लेंगे। ऑर्गन, ऑर्गन का मतलब 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। 3d6 4s2, ये लास्ट क्लास में, ये आपको लास्ट चैप्टर में सिखाए गए हैं। 18 और 2 20 और 6 26। तो ये सबसे पहले तो तुम्हारे पास था Fe परमाणु। ये यौगिक कैसे बना, इसकी पूरी व्याख्या की जा रही है। तो सबसे पहले आपके पास सर्वप्रथम Fe परमाणु था, वो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा। कितने इलेक्ट्रॉन त्यागेगा? 2, क्योंकि इसमें Fe का ऑक्सीकरण अंक है, निकाल सकते हो। Fe का ऑक्सीकरण अंक X, H2O का ऑक्सीकरण अंक 0 होता है, उदासीन लिगेंड है, और सामने आएगा +2, तो X का मान +2। मतलब यहाँ में Fe का ऑक्सीकरण अंक +2 है, इसका मतलब इसने कितने इलेक्ट्रॉन त्यागे? 2। तो हम लिख सकते हैं
यहाँ Fe का ऑक्सीकरण अंक लिख सकते हो, यहाँ मतलब इस संकुल यौगिक में Fe का ऑक्सीकरण अंक कितना है, +2 है। ठीक है, मैं बीच में लाइन खींच देता हूं। ठीक है, यहाँ Fe का ऑक्सीकरण अंक कितना है, +2 है। मतलब Fe ने कितने इलेक्ट्रॉन त्यागे, 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे। तो Fe 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करके क्या बन जाएगा, +2। सही है ना, Fe का ऑक्सीकरण अंक +2 ही तो है। तो इसमें से आपको 2 इलेक्ट्रॉन निकालने होंगे, तो क्या बचेगा, ऑर्गन 3d6 4s2 की 4s0 बचेगा। सही है। अच्छा, ये है तीसरी कक्षा का डी उपकोष, ये है चौथी कक्षा का एस उपकोष। चौथी कक्षा में पी उपकोष भी होगा, वो खाली होगा। चौथी कक्षा में डी उपकोष होगा, वो भी खाली होगा। तो ये तो है बाह्यतम कक्षा का डी उपकोष, चौथी कक्षा बाह्यतम है, और ये है उपांत्य कक्षा का डी उपकोष। तो इस तरह से आपको लिख लेना है। लिख लिया आपने। अब कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का वितरण करना है। नीचे लिखोगे कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का वितरण। ठीक है, तो अब कक्षक में इलेक्ट्रॉनों का वितरण करोगे इन कक्षकों में, है ना। ये इससे पहले के कक्षक तो फुल हैं, पूरे भरे हुए हैं। तो तीसरी कक्षा का डी उपकोष, इसमें टोटल कितने कक्षक होंगे, 5। 1 2 3 5। ये हो गया तीसरी कक्षा का डी उपकोष। चौथी कक्षा के एस उपकोष में एक ही कक्षक होगा। चौथी कक्षा के पी उपकोष में आपको पता होना चाहिए 3 कक्षक होते हैं, डी उपकोष में 5 होते हैं, एस उपकोष में 1 कक्षक होता है। ये चौथी कक्षा का पी उपकोष और चौथी कक्षा का डी उपकोष, इसमें कितने कक्षक होंगे दोस्तों, 5। 1 2 3 4 5 हो गए ना। ये हो गया 4D। ये हमने कक्षक बना लिए। अब इनमें इलेक्ट्रॉनों का वितरण करना है। चौथी कक्षा का डी उपकोष खाली है, चौथी कक्षा का पी उपकोष भी खाली है, चौथी कक्षा का एस उपकोष खाली है। तीसरी कक्षा के डी उपकोष में 6 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। तो इलेक्ट्रॉन ऐसे भरे जाते हैं, ये आपको पहले भी बताया है। 1 2 3 4 5 और ये 6। इस तरह से मैंने 6 इलेक्ट्रॉन भर दिए। ठीक है। अच्छा, अब क्या होगा, ये तो केंद्रीय धातु आयन हो गया। ये केंद्रीय धातु आयन जो है, ये लिगेंड H2O के साथ क्या बनाएगा, उपसहसंयोजक बंध। आपको पता ही है ना, ये H2O 6 H2O इसके साथ उपसहसंयोजक बंध बनाएंगे। H2O एक बार बताओ मुझे, दुर्बल लिगेंड है कि प्रबल लिगेंड है? अभी बताया है मैंने कहा था I- Br- Cl- F- OH- ऑक्सीलेटो और H2O दुर्बल लिगेंड हैं। तो दुर्बल लिगेंड के कारण इसके इलेक्ट्रॉन युग्मित नहीं होंगे। हम नीचे लिख सकते हैं। अब भाई इससे ये बंध बनाने आ रहे हैं, Fe+2 आयन से H2O लिगेंड बंध बनाने आ रहे हैं। दुर्बल लिगेंडों कोष्टक में लिख सकते हो कौन से हैं, H2O के कारण केंद्रीय धातु आयन वो कौन सा है, Fe+2 के इलेक्ट्रॉन युग्मित नहीं होते हैं। युग्मित नहीं होते हैं मतलब जोड़े में नहीं आते हैं, ऐसे के ऐसे ही रहेंगे। अगर लिगेंड प्रबल होता तो ये जोड़े में आ जाते। जोड़े में मतलब टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4 और 2 6, इस तरह से बढ़ जाते। लास्ट के दोनों कक्षा खाली रह जाते, ये सभी जोड़े में चले जाते, मतलब 2 2 4 2 6 इस तरह से। पर लिगेंड दुर्बल हैं तो ये दुर्बल लिगेंडों से डरेंगे नहीं तो युग्मित होंगे नहीं। अब लिगेंड क्या करेंगे, ये 6 H2O लिगेंड क्या करेंगे, इसके खाली कक्षकों में बंध बनाएंगे। भाई केंद्रीय धातु आयन के खाली कक्षकों में ही तो लिगेंड उपसहसंयोजक बंध बनाते हैं। तो 6 H2O को 6 खाली कक्षक चाहिए। तो यहाँ से खाली कक्षक स्टार्ट है तो बंध यहाँ से बनना स्टार्ट होंगे। एक आगे तो इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ से बंध बनेंगे। एक H2O यहाँ बंध बनाएगा, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, तो टोटल 6 H2O 6 खाली कक्षकों में बंध बना लेंगे।
तो अब इसको आप प्रदर्शित कर दो इस तरह से। ये तो हो गए थे हमारे पास वही कौन से कक्षक हो गए, 3D कक्षक। इनमें इलेक्ट्रॉन भर दोगे 1 2 3 4, पहले की तरह ही भरे हुए हैं, मैंने कुछ नहीं किया। ये 4s चौथी कक्षा का s उपकोष, ये चौथी कक्षा का p उपकोष, और ये चौथी कक्षा का d उपकोष। ये 4d, ये 4p। अच्छा, अब लिगेंड बंद बनाएंगे तो इन खाली कक्षकों में बंद बनाएंगे। ये एक H2O यहाँ उपसेचक बंद बना रहा है, H2O, ये दूसरा H2O। इस तरह से 6 H2O उपसहसंयोजक बंद बना लेंगे। कितने H2O ने बंद बना लिए, 4 ने, ये 5वें ने, और ये 6 ने। तो इन 6 कक्षकों में उपसहसक बंद बनेगा। तो जिन कक्षकों में उपसहसक बंद बनेगा वे कक्षक आपको पता ही है, केंद्रीय धातु आयन के वे 6 कक्षक जिनमें ये बंद बना है। ये बंद बनाने से पूर्व अपनी ऊर्जा और आकृति समान कर लेंगे। मतलब इन 6 कक्षकों में बंद संकरण होगा। मतलब ये 6 कक्षक जिनमें उपसहसक बंद बना है ये अपनी ऊर्जा और आकृति समान करेंगे। वो कक्षक कौन कौन से हैं, एक S, 3 P हैं, अरे एक S ही तो है, ये 3 P कक्षक हैं और ये 2 D कक्षक हैं। तो यहाँ केंद्रीय धातु आयन का आपके पास संकरण निकल आया। इस तरह से संकरण निकालोगे, केंद्रीय धातु आयन का संकरण निकला। क्या संकरण निकला बताओ, एक S, 3 P कक्षकों में संकरण हुआ है और 2 D में। तो संकरण बोलेंगे हम कि केंद्रीय धातु आयन में कौन सा संकरण हुआ है, sp3d2। मतलब एक S, 3 P और 2 D संकरण, D कक्षकों में क्या हुआ है, संकरण हुआ है। तो sp3d2 संकरण हुआ है यहाँ पर है। संकरण आपको पता चल गया तो केंद्रीय धातु आयन के संकरण से आपको पता है, आप संकुल यौगिक की आकृति भी बता सकते हैं। केंद्रीय धातु आयन का संकरण पता चल गया तो आप संकुल यौगिक की आकृति भी बता सकते हैं। संकरण कौन सा है, sp3d2। तो आकृति आप बता सकते हैं कैसी होगी, अष्टफलकीय है। क्लियर, संकरण से आकृति बता सकते हैं, आकृति अष्टफलकीय आएगी। मैं तो शुरू में ही बता सकता था, समन्वय संख्या 6 है यहाँ पर, और आपको पहले पता होगा जब समन्वय संख्या 6 होती है तो आकृति अष्टफलकीय आनी है, और आकृति अष्टफलकीय आनी है तो संकरण या तो sp3d2 आना है या d2sp3 आना है। उल्टा सोचो ना, समन्वय संख्या 6 है, समन्वय संख्या 6 है तो आकृति अष्टफलकीय है, और आकृति अष्टफलकीय कब आएगी, जब केंद्रीय धातु आयन का संकरण या तो sp3d2 आएगा या d2sp3 आएगा। तो संकरण सही आया है मेरा, आकृति सही आई है, अष्टफलकीय है, आकृति बना सकते हैं। ये लो केंद्रीय धातु, और इससे 6 आकृति अष्टफलकीय बनाना आप जानते हो। 6 बंद बनाने हैं इस तरह से, 6 H2O जोड़ दीजिए, 2 H2O, 3 H2O, H2O का O बंद बनाता है इसलिए इसको इस तरह से बनाइए ताकि O बंद के तरफ हो, है ना। ये H2O बन गया, ये FeH2O का होल 6 बन गया, पूरे पर आवेश कितना है, +2। ये अष्टफल की आकृति बन गई। अच्छा, संकरण की बात हो गई। मैंने कहा था संयोजकता बंध सिद्धांत केंद्रीय धातु का संकरण, संकुल यौगिक की आकृति और चुंबकीय गुणों की भी व्याख्या करता है। पर उससे पहले एक बात और बता सकते हैं, मुझे बताइए ये निम्न चक्रण संकुल यौगिक है या उच्च चक्रण। देखो, संकरण में बाह्यतम कक्षा के D ने भाग लिया है, इनमें संकरण हुआ है। उपांत्य कक्षा के D, भाई 4D तो है बाह्यतम कक्षा के D और 3D है उपांत्य कक्षा के D। तो यहाँ पर संकरण में बाह्यतम कक्षा के D कक्षकों ने भाग लिया है, तो ये है बाह्य चक्रण संकुल यौगिक। ये बात मैंने आपको बताई थी। यदि संकरण में उपांत्य कक्षा के D कक्षक भाग लेते हैं तब तो बनता है आंतरिक या निम्न चक्रण संकुल यौगिक। बाह्यतम कक्षा के D कक्षकों ने भाग लिया है तो ये बनेगा बाह्य चक्रण या उच्च चक्रण संकुल यौगिक। आपको लिखने की जरूरत नहीं है पर आप समझ लो ये संकुल यौगिक कैसा है, कोई पूछ ले तो आप बता सकते हो। बाह्य चक्रण संकुल यौगिक या उच्च चक्रण संकुल। चुंबकीय गुणों की व्याख्या करते हैं, करें। एक बार बताओ, केंद्रीय धातु आयन के पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है क्या? हाँ साहब, केंद्रीय धातु आयन के पास कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है? 4। सही है, तो हम लिख सकते हैं केंद्रीय धातु आयन के पास
सही है। केंद्रीय धातु आयन के पास 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं, अतः यह संकुल यौगिक कैसा होगा? यह संकुल यौगिक अनुचुंबकीय होगा, अनुचुंबकीय है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो अनुचुंबकीय, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते तो प्रतिचुंबकीय है। क्लियर? आप चुंबकीय आघूर्ण भी ज्ञात कर सकते हैं, चुंबकीय आघूर्ण भी ज्ञात कर सकते हैं संकुल यौगिक का। ये आपको पिछली क्लास में, पिछले चैप्टर में बताया गया है। चुंबकीय आघूर्ण का फॉर्मूला म्यू बराबर होता है √n × n+2, ध्यान हुए तो, और मात्रक होता है बोर मैग्नेटॉन। चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करने का यह फॉर्मूला है। n है अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यहाँ पर कितनी है? 4, तो आप इसमें रख सकते हो √4 × 4+2 बोर मैग्नेटॉन। तो कितना आ जाएगा? 4 दूनी 6, 6 चौक 24, 24 का √ भाई 25 का 5 आता है, तो इसका लगभग 4.8 आ जाएगा। लगभग में लिखा है मैंने ना, 25 का √5 होता है ना, तो 24 का लगभग 4.9 लिख दो, 4.8 लिख दो। तो समझ गए? इस तरह से आपको सॉल्व करना है, ठीक है। ऐसी और क्वेश्चन प्रैक्टिस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और आपको जो PDF दी गई है उसमें और भी ऐसे कोई एग्जाम्पल मैंने दे रखे हैं, उनकी आप प्रैक्टिस कर सकते हो खुद, है ना। और मैं ऐसे ही और प्रैक्टिस आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। फटाफट वीडियो को पॉज करके नोट करो। अगर वीडियो को आपको आनंद आया हो, लाइक और कमेंट मत भूल जाना। पॉज करो, नोट करो। और आपको अगली क्लास में और सिखाएंगे इसी को, है ना। टेंशन मत लेना, समझ में आ गया तो बढ़िया है, नहीं समझ में आया तो अगली बार और बेहतर समझ में आएगा। अब हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।